स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एनिमल किंगडम जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी कि जो बायोलॉजी है इसे दो ब्रांचेस में बांटा गया है। पहली शाखा है जंतु विज्ञान जूलॉजी और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो दोनों ही नाम याद रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो अरस्तु है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में कितने प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है? तो लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि आखिर जीवधारियों का वर्गीकरण किया किसने, क्लासिफिकेशन की किसने। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने की थी। तो ये जो वर्गीकी है, टेक्सोनोमी है, इसके 3 स्टेप हैं। तो जब भी कोई जीव देखा जाएगा सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, पहचान की जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण कि आखिर उसे किस अंग में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा। और तीसरा स्टेप होगा नोमेनक्लेचर का, यानी कि नामकरण का। तो सबसे पहले जैसे कोई जीव दिखा तो उसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाएगा कि आखिर वो किस समूह में आएगा। वो उड़ सकता है, पानी पर तैर सकता है या रेंगता है, उस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाएगा। और तीसरा स्टेप है नामकरण का, इसके बाद इसका साइंटिफिक नेम रखा जाएगा। तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी सिस्टमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए इन्हें 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग है पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम, जिसमें इन्होंने सभी पेड़ पौधों को रखा। और दूसरा जगत है एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जिसमें इन्होंने सभी जंतुओं को रखा। तो कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। तो आज हम एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संसार के समस्त जंतु जगत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरी श्रेणी है मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? तो इसमें सभी एक कोशिकीय प्राणियों को रखा गया है, यानी कि वे जंतु जो यूनिसेलुलर हैं, एक ही कोशिका से बने हैं, उन्हें प्रोटोजोआ में रखा गया है। और दूसरी श्रेणी है मेटाजोआ। तो इसमें बहुकोशिकीय प्राणियों को रखा गया है, यानी कि मल्टी सेलुलर जीव को रखा गया है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, उन जंतुओं को इसमें रखा गया है। जैसे जो मनुष्य है यानी हम हैं, हम भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो हम भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, तो हमें भी मेटाजोआ में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ जीव कौन से होते हैं? तो ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं। तो एक सेल से जो भी जीव बने होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक कोशिकीय जीव है। और जो मेटाजोआ है तो मल्टीपल सेल से मिलकर ये बने होते हैं। और सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। आगे हम इन सभी संघ समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से समूह हैं? जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कोडेटा। तो ये क्या है? तो ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं। तो जंतु वर्गीकरण में जीवों को संघ यानी कि फाइलम में बांटा गया है। तो संघ क्या होता है? तो बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है। तो कौन कौन से संघ के बारे में हम पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, लेटीहेल्मेंथील, एस्केलेमिथील, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा। तो अभी आपको ये नाम बहुत ही कठिन लग रहे होंगे, पर अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये बहुत ही आसान है। तो शुरुआत हम करते हैं प्रोटोजोआ से। तो जो प्रोटोजोआ है ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे, और ये अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। तथा प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। तो प्रोटोजोआ की विशेषताएं क्या होती हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इस संघ में जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर जीव द्रव्य का संगठन पाया जाता है। जैसे हमने कोशिका वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो कोशिका होती है यानी कि सेल होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका के अंदर उसका केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीव द्रव्य बनता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं इनमें क्या होता है? जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें उत्तक एवं अंग नहीं पाए जाते। तो उत्तक कैसे बनता है यानी कि टिश्यू कैसे बनता है? तो कई सारे कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। तो जब इसमें एक ही कोशिका है तो उत्तक कैसे बनेगा? इसीलिए इनमें उत्तक एवं अंग नहीं पाए जाते। और ये जलीय जीव होते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण से ही प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले है अमीबा।
तो जो अमीबा है ये प्रोटोजोआ का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव है। और जो अमीबा है इसका जो आकार है ये अनिश्चित होता है, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। और जो अमीबा होता है ये कूटपाद विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है जैसे ही इसका भोजन इसके नजदीक आता है ये क्या करता है, अपने आप को खोल लेता है और भोजन को अंदर करके बंद कर लेता है। तो इसी को कूटपाद विधि कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। उसके बाद प्रोटोजोआ का दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है, जो आप ये देख रहे हैं यह पैरामीशियम। तो इसकी आकृति आपको कैसी लग रही है, तो इसकी आकृति चप्पल की तरह है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस प्रोटोजोआ की आकृति चप्पल की तरह है, तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल की तरह है। और जो पैरामीशियम है सीलिया के द्वारा गति करता है। जो आप ये पैरामीशियम के बाहर कांटेनुमा संरचना देख रहे हैं इसी को सीलिया कहा जाता है, और सीलिया के द्वारा ही पैरामीशियम गति करता है। उसके बाद है युगलिना। तो युगलिना को ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, ये हरे रंग का होता है, इसको हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और ये जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का काम करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोजोआ जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का काम करता है, तो यह है युगलिना। और जो युगलिना है ये फ्लैजिला के द्वारा गति करता है। जो आप इसकी पूंछनुमा संरचना देख रहे हैं इसी पूंछनुमा संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है, और इसी फ्लैजिला की सहायता से ही युगलिना गति करता है। उसके बाद प्रोटोजोआ का अगला उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम तो ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ है, और प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है। और ये बीमारी मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलती है। तो मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया फैलता है, और जो ये मच्छर है ये अपने साथ प्लाज्मोडियम परजीवी कैरी करता है और इंसानों के शरीर में जाकर इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है मलेरिया फैलता है। उसके बाद अगला उदाहरण है एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया क्या है, तो ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। हमने पढ़ा कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम, और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटाबुलेरिया ये सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है। इसके बाद प्रोटोजोआ का अगला उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। तो इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, यानी कि नींद की बीमारी का रोग होता है, और ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। तो ट्रिपेनोसोमा भी प्रोटोजोआ का ही उदाहरण है। तो प्रोटोजोआ के हमने 6 उदाहरण देखे, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, एसिटाबुलेरिया और ट्रिपेनोसोमा। तो ये 6 के 6 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तो प्रोटोजोआ के बाद जो मेटाजोआ के 9 संघ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब कि समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। और इन जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो पोरीफेरा में क्या है, पोर, पोर का मतलब ही होता है छिद्र, छिद्र यानी कि छेद। तो इन जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है, और इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। और जो इनका आकार होता है इनका आकार भी अनियमित होता है, यानी कि एक तरह नहीं होता, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। और इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। तो जो स्पंज होती है मुलायम रबड़ की तरह होती है। तो आपने ये गेंद देखी होगी, तो इसे स्पंज बॉल कहा जाता है। तो ये मुलायम होती है ना, स्पंज बॉल। तो इसी प्रकार जो पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं ये स्पंज की तरह होते हैं, इसीलिए इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। तो पोरीफेरा के 5 उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो पहला उदाहरण है साइकन, जो आप ये देख रहे हैं यह साइकन। दूसरा है हाइलोनेमा। तीसरा उदाहरण है यूप्लेक्टेला। चौथा है स्पोंजिला, और 5वां उदाहरण है यूस्पंजिया, जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि बताइए साइकन किस संघ का उदाहरण है, तो साइकन पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। तो एक बार दोबारा इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो पोरीफेरा के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो साइकन, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला और यूस्पंजिया, ये सभी पोरीफेरा के उदाहरण हैं। उसके बाद अगले संघ पे हम चलते हैं। तो अगला संघ है सिलेंड्रेटा। तो इसका अन्य नाम निडेरिया भी है। तो ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकले होते हैं अर्थात जालनुमा संरचना पाई जाती है उन्हें सिलेंड्रेटा समुदाय में रखा जाता है। तो इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता। तो आप देख रहे हैं कि जिन जंतुओं के मुंह पर बालनुमा संरचना पाई जाती है उन्हें सिलेंड्रेटा समुदाय में रखा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपने इसके बारे में सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका निर्माण इन्हीं जंतुओं के द्वारा हुआ है, यानी कि सिलेंड्रेटा के द्वारा ही हुआ है, और ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं। इसी से ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। तो सिलेंड्रेटा के उदाहरण क्या क्या हैं, तो आपको 3 उदाहरण याद रखने हैं। पहला है हाइड्रा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रा किस संघ में आता है, तो ये सिलेंड्रेटा संघ में आता है। दूसरा उदाहरण है मूंगा, यानी कि कोरल्स, जो हमने पीछे पढ़ा ना कि ग्रेट बैरियर रीफ में क्या पाया जाता है, तो यही मूंगा पाए जाते हैं, यानी कि कोरल्स पाए जाते हैं। और मूंगा को समुद्र का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं और देखने में काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं, इसीलिए इन्हें समुद्र का बगीचा कहा जाता है। और तीसरा उदाहरण है जेलीफिश, जिसे ओरेलिया भी कहते हैं। तो सिलेंड्रेटा के 3 उदाहरण हैं, हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश, जिसमें से हाइड्रा
और जेलीफिश वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इस नाम में क्या है, प्लेट। तो इस संघ में जो भी जीव होते हैं वो प्लेट की तरह चपटे होते हैं। तो इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीवों को रखा गया है, जो कि चपटे होते हैं उनको प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया है। और इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती, इसीलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब कि ये परजीवी होते हैं। तो जो ये जीव होते हैं ना, ये परजीवी होते हैं और इनमें आहार नाल नहीं होती, क्योंकि ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं और ज़्यादातर ये आंतों में या यकृत में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पचा हुआ भोजन है और इनमें आहार नाल नहीं होती। तो ये पचे हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। ये जीव मनुष्य की आंतों में और जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। तो ये सभी जीवों का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से ये अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो इनके उदाहरण क्या हैं? तो पहला उदाहरण है टीनिया। तो टीनिया सोलियम एक फीताकृमि यानी कि टेप वोर्म है। तो आप देख रहे हैं, तो ये फीते की तरह होते हैं, इसीलिए इन्हें फीताकृमि या टेप वोर्म कहा जाता है और ये मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। इसके बाद अगला उदाहरण है फेसियोला। तो फेसियोला एक साधारण लीवर फ्लूक है, जो कि गाय, भेड़ और बैल इत्यादि के पित्त प्रणाली में पाया जाता है। और तीसरा इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला है टीनिया, दूसरा है फेसियोला और तीसरा उदाहरण है प्लेनेरिया। उसके बाद आगे अगला संघ देखते हैं। तो अगला संघ है एस्केलेमेंथीज। तो इन्हें राउंड वॉर्म या गोल कृमि भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार गोल होता है और लंबा होता है, नूडल्स की तरह। तो ये जीव आकार में गोल होते हैं और साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ जीव स्वतंत्र होते हैं। और एस्केलेमेंथीज संघ को ही निमेटोडा संघ भी कहा जाता है। तो इसी संघ का अन्य नाम क्या है, निमेटोडा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है एस्कैरिस। तो एस्कैरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा ये एस्कैरिसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। और दूसरा इसका उदाहरण है वुचेरिया। तो वुचेरिया के कारण क्या होता है कि मनुष्य में हाथी पांव की बीमारी हो जाती है, यानी कि जो मनुष्य के पैर होते हैं ये हाथी के पांव की तरह फूल जाते हैं। तो इसी को हाथी पांव बीमारी कहा जाता है। तो एस्केलेमेंथीज संघ के 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला उदाहरण है एस्कैरिस और दूसरा उदाहरण है वुचेरिया। तो ये दोनों जीव किस संघ में आते हैं, एस्केलेमेंथीज संघ में आते हैं। इसके बाद अगला संघ देखते हैं। तो अगला संघ है एनिलिडा। तो इस वर्ग में जो जीवों का शरीर होता है, इनके शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है, यानी कि जो जीव होते हैं ये कई खंडों से मिलकर बने होते हैं। गोल गोल रिंग की तरह इनमें कई खंड पाए जाते हैं, तो कई खंडों से मिलकर ये बने होते हैं। तो इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो एनिलिडा संघ के आपको 3 उदाहरण याद रखने हैं। पहला है जोंक, दूसरा उदाहरण है केंचुआ और तीसरा उदाहरण है नेरिस। तो केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में घुसकर उसे भुरभुरा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो एनिलिडा संघ के 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला है जोंक, दूसरा उदाहरण है केंचुआ और तीसरा उदाहरण है नेरिस। तो अगला संघ है ऑर्थोपोडा। तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद रखेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। और इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है। तो ज़्यादातर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये ऑर्थोपोडा संघ में ही पाए जाते हैं। और जो कीट होते हैं इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो कीट में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण क्या है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो इसके जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी और कॉकरोच ये ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण हैं। तो कॉकरोच को तिलचट्टा भी कहा जाता है। तो कॉकरोच, मधुमक्खी, केकड़ा, झींगा, मकड़ियाँ और बिच्छू ये किसके उदाहरण हैं, तो ये ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण हैं। तो जो मकड़ियाँ होती हैं ना, ये कीट वर्ग में नहीं आती, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो कीट वर्ग है ये ऑर्थोपोडा में शामिल है। तो मकड़ियाँ भी ऑर्थोपोडा का उदाहरण है, पर ये कीट वर्ग में नहीं आती। तो ये कीट वर्ग में क्यों नहीं आती, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और जो कीट वर्ग होता है, यानी कि जो कीट होते हैं इनमें 6 पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। लेकिन जो मकड़ियाँ होती हैं इनमें 8 पैर होते हैं, इसीलिए ये कीट वर्ग में नहीं आते। लेकिन जो मकड़ियाँ होती हैं ये ऑर्थोपोडा वर्ग में तो आती हैं, लेकिन ये कीट वर्ग में नहीं आती। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला संघ है मोलस्का। तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है उन्हें मोलस्का संघ में रखा गया है। तो इसके नाम में ही क्या है, मोल। तो जिन जीवों का शरीर मुलायम होता है वो किस संघ में आते हैं, मोलस्का संघ में आते हैं। तो इस संघ में मुलायम जीव आते हैं। तो मुलायम जीवों की सुरक्षा के लिए इनके बाहर में एक कठोर आवरण का निर्माण होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो घोंगा है ये बहुत ही मुलायम जीव है, लेकिन इसके ऊपर आप ये कठोर आवरण देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो मोलस्का। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो मोलस्का के उदाहरण क्या क्या है,
तो ऑक्टोपस ये मोलस्का संघ का उदाहरण है। और ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? तो ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहा जाता है। ये याद रखिएगा, पूछा गया है कि डेविल फिश किसे कहा जाता है, तो ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है सीपिया, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है। और तीसरा उदाहरण है घोंघा यानी कि स्नेल, और घोंघा को ही पाइला भी कहा जाता है। तो मोलस्का संघ के आपको 3 उदाहरण याद रखने हैं। पहला उदाहरण है ऑक्टोपस, दूसरा है सीपिया और तीसरा उदाहरण है घोंघा, जिसमें से कई बार ये पूछा गया है कि घोंघा किस संघ में आता है, तो घोंघा मोलस्का संघ में आता है। तो मोलस्का संघ के बाद अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनो का मतलब होता है कांटे और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन यानी कि त्वचा। तो जिन जीवों के त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं उन्हें इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा जाता है। तो इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं और इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण है तारा मछली यानी कि स्टारफिश, तो इसे ओस्ट्रियास भी कहते हैं। तो स्टारफिश किस संघ में आता है? तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। दूसरा उदाहरण है ब्रिटल स्टार, जिसे ओफ्यूरा भी कहते हैं। तो ब्रिटल स्टार भी इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है, इसकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तीसरा उदाहरण है समुद्री अर्चिन, जिसे इकाइनस भी कहते हैं। तो ये भी इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। और चौथा उदाहरण है समुद्री खीरा यानी कि सी कुकुम्बर। ये चारों ही किसके उदाहरण है? इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण है। इन चारों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है स्टारफिश, दूसरा उदाहरण है ब्रिटल स्टार, तीसरा उदाहरण है समुद्री अर्चिन, चौथा उदाहरण है समुद्री खीरा। ये चारों इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। तो अब आखिरी संघ बचा है कोडेटा। तो कोडेटा संघ में ऐसे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कोडेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में कोडेटा संघ को बांटा गया है। पहला वर्ग है मत्स्य वर्ग, तो इसमें मछलियां आती हैं। दूसरा वर्ग है उभयचर वर्ग, तो इसमें वे जीव आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तीसरा वर्ग है सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल्स, तो इसमें रेंगने वाले जीव आते हैं। चौथा वर्ग है पक्षी वर्ग, इसमें पक्षी आते हैं। और पांचवा वर्ग है स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमल्स, और इसी वर्ग में हम ह्यूमन बींग आते हैं। तो कोडेटा संघ को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो सभी वर्गों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है मत्स्य वर्ग। तो ऐसे वर्ग के जीव सामान्यतः पानी में पाए जाते हैं और इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जैसे मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो मैंने आपको मानव के हृदय की संरचना डायग्राम की सहायता से और एनिमेशन की सहायता से समझाया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो ऐसे वर्ग के जीव सामान्यतः पानी में पाए जाते हैं और इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। तो ये जीव श्वसन कहाँ से लेते हैं? तो गलफड़े के माध्यम से यानी कि गिल्स के माध्यम से ये श्वसन लेते हैं। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है शार्क मछली। तो शार्क मछली को डॉग फिश भी कहते हैं। डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे डॉग फिश कहा जाता है। और इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती। तो वेरी इंपॉर्टेंट, शार्क मछली ऐसी मछली है जिसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती। दूसरा उदाहरण है घोड़ा मछली, जिसे सी हॉर्स भी कहते हैं। तो इसी को हिपोकैम्पस या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। तो सी हॉर्स किस में आता है? तो ये मत्स्य वर्ग में आता है। उसके बाद अगला उदाहरण है गेम्बूसिया। तो गेम्बूसिया को मस्कीटो फिश कहा जाता है क्योंकि ये मच्छर के लार्वा को खाती है और इसीलिए इसे तालाब में और कुएं में छोड़ा जाता है ताकि ये मच्छरों को खा ले और मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सके। तो कौन सी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है? तो गेम्बूसिया मछली। तो 3 हमने उदाहरण देखे। पहला है शार्क मछली जिसमें हड्डियां नहीं होती और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। दूसरा है घोड़ा मछली जिसे सी हॉर्स कहते हैं। और तीसरा उदाहरण है गेम्बूसिया जिसे मस्कीटो फिश कहते हैं क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खाती है। उसके बाद अगला उदाहरण है पाषाण मछली जिसे स्टोन फिश कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ये पत्थर की तरह दिखाई पड़ती है लेकिन ये मछली काफ़ी जहरीली होती है और ये उड़ भी सकती है। तो पाषाण मछली काफ़ी जहरीली होती है। और इसी के साथ ये 2 उदाहरण भी याद रखिएगा, ये दोनों नाम भी पूछे गए हैं, कतला मछली और रोहू मछली। तो एक नोट है, ये याद रख लीजिएगा कि जो डॉल्फिन है और वेल मछली है ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती, ये मैमल्स में आती हैं यानी कि स्तनधारी वर्ग में आती हैं। तो डॉल्फिन और वेल मछली ये मत्स्य वर्ग में नहीं आती। उसके बाद आगे है उभयचर यानी कि एम्फीबियन। तो इस वर्ग के जीव जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर रहने में भी सक्षम होते हैं। तो ये पहले प्राणी हैं जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। तो जो उभयचर हैं ये पहले प्राणी हैं जो जल से बाहर निकलते हैं और स्थल पर भी ये जीवित रहने में सक्षम होते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं और इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स तथा स्किन का प्रयोग करते हैं। तो जब ये पानी में होते हैं तो गलफड़ों का यानी कि गिल्स का प्रयोग करते हैं। जब ये स्थल पर होते हैं यानी कि जमीन पर होते हैं तो ये फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं ना तब ये सांस लेने के लिए अपनी त्वचा यानी कि स्किन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गलफड़े, फेफड़े तथा त्वचा तीनों का प्रयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं? तो 2 ही उदाहरण हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला है मेंढक। तो मेंढक एक उभयचर है, ये जल में भी रह सकता है और जल के बाहर भी रह सकता है। दूसरा उदाहरण है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर भी जल में रह सकता है और जल के बाहर भी रह सकता है। तो दोनों ही उदाहरण याद रखिएगा। इसमें से
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर किस वर्ग में आता है? तो ये उभयचर वर्ग में आता है। उसके बाद अगला वर्ग है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। तो इस वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो रेंग कर चलते हैं और इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। और इस वर्ग के प्राणियों में मुख्यतः सांप आते हैं। तो रेप्टाइल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के उदाहरण हैं। तो अब हम वे उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नाम है किंग कोबरा। तो किंग कोबरा रेप्टाइल वर्ग में आएगा। तो ये एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। तो याद रखेगा कि कौन सा ऐसा सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा, इसी को नागराज भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है हाइड्रोफिश। तो हाइड्रोफिश समुद्री सांप को कहा जाता है। उसके बाद है छिपकली। तो ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। तो ये नाम याद रखेगा, ड्रैको। तो ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। और दूसरा नाम है हिलोडर्मा। तो हिलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। तो दोनों उदाहरण पूछे गए हैं। जो ड्रैको है ये उड़ने वाली छिपकली है और जो हिलोडर्मा है ये दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। तो रेप्टाइल वर्ग में कौन से जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं? जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ। और हमने उदाहरण कौन कौन से पढ़े? तो किंग कोबरा ये एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। दूसरा हाइड्रोफिश, इसे समुद्री सांप कहते हैं। तीसरा हमने छिपकली के बारे में पढ़ा कि ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है और हिलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। उसके बाद अगला वर्ग है पक्षी वर्ग। तो इस वर्ग के प्राणी का जो विकास हुआ है ये रेप्टाइल से हुआ है। तो रेप्टाइल्स की आगे वाली भुजा विंग्स के रूप में यानी कि पंख के रूप में विकसित हुई हैं। तो ये पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। तो इनके शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है जिसके कारण इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। तो इनमें पंख पाए जाते हैं जिसे न्यूमेटिक बोन कहा जाता है जो कि खोखली होती है। तो जो पक्षी वर्ग होता है ना, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमसे पूछे जाते हैं? तो पहला है हमिंग बर्ड। इसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। याद रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और ये उल्टी उड़ान भी भर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। उसके बाद है शुतुरमुर्ग। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम तक होता है और ये पक्षी उड़ नहीं सकता। तो शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। उसके बाद है अबाबिल। तो अबाबिल दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो अबाबिल। उसके बाद है कीवी। तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये उड़ नहीं सकता। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है कीवी, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये उड़ नहीं सकता। उसके बाद है पेंगुइन। तो पेंगुइन भी पक्षी है और ये भी उड़ नहीं सकता। तो आखिरी वर्ग है स्तनधारी यानी कि मैमल्स। तो हम इंसान भी स्तनधारी वर्ग में ही आते हैं। तो स्तनधारी वर्ग की विशेषता क्या होती है? तो इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं और इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं अर्थात गर्म खून के होते हैं। तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग ये दोनों गर्म खून के होते हैं और बाकी के जो 3 वर्ग हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग ये तीनों ठंडे खून के प्राणी होते हैं। केवल स्तनधारी और पक्षी वर्ग यही दोनों गर्म खून के प्राणी होते हैं। तो स्तनधारी के शरीर पर स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथि पाई जाती है और इसी वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे तेलीय ग्रंथि कहा जाता है। इसके द्वारा ऑयली लिक्विड का स्त्राव होता है जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसी वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए इन्हें विविपेरस कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि जो जीव हैं इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, विविपेरस और ओविपेरस। तो जो विविपेरस वाले जीव होते हैं ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और जो ओविपेरस होते हैं ये पहले अंडे देते हैं और फिर बाद में अंडों से बच्चों का जन्म होता है। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं ये विविपेरस होते हैं यानी कि ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हैं। तो ये थे स्तनधारी के लक्षण। और जो स्तनधारी है ना, मैमल्स है ना, इन्हें भी 3 उपवर्ग में बांटा गया है, 3 सब क्लास में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा उपवर्ग है यूथीरिया। तो विकास के क्रम में स्तनधारियों को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया। तो ये स्तनधारी बच्चों के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं। तो ये अपवाद है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्तनधारी होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो प्रोटोथीरिया वाले स्तनधारी होते हैं ना ये बच्चों के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं। तो इनके 2 उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है एकिडना और दूसरा उदाहरण है प्लेटिप्स। तो एकिडना और प्लेटिप्स ये दोनों हैं तो स्तनधारी, लेकिन ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते, ये पहले अंडे देते हैं। उसके बाद दूसरा उपवर्ग है मेटाथीरिया। तो ये जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते, मतलब ये अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं, मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं। तो इसका उदाहरण है कंगारू। तो आपने देखा होगा कि कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसे मार्सुपियल थैली कहा जाता है। तो जो कंगारू होते हैं ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद तीसरा उपवर्ग है यूथीरिया। तो यूथीरिया में वे सभी स्तनधारी आते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव, चूहा
खरगोश, कुत्ता, बाघ आदि। तो जो स्तनधारी पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं वो यूथीरिया उपवर्ग में आते हैं। तो मैमल्स के हमने 3 उपवर्ग देखे। पहला है प्रोटोथीरिया जो बच्चों की जगह अंडे देते हैं, इसका उदाहरण हमने देखा एकिडना और प्लेटिव्स। उसके बाद दूसरा उपवर्ग है मेटाथीरिया, तो इसमें वे जंतु आते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और बाद में इनकी थैली में बच्चे मैच्योर होते हैं, इसका उदाहरण है कंगारू। तीसरा उपवर्ग है यूथीरिया, तो यूथीरिया में वे सभी स्तनधारी आते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो ब्लू व्हेल ये सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। उसके बाद है श्रियू, तो ये एक छोटा सा चूहा है जिसे चुचुंदर भी कहते हैं। तो ये सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है ब्लू व्हेल और सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है श्रियू। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है, तो चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। तो आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जीव मछली है यानी कि फिश है। तो नाम है जेली फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, सेल फिश या रेजर फिश। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित नामों में से कौन सी मछली है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से कोई भी मछली नहीं है और यही सत्य है। जैसे शी जिनपिंग शी नहीं है, महिला जयवर्धने महिला नहीं है, इसी प्रकार जिनके आगे फिश लगा है ये फिश नहीं है यानी कि मछली नहीं है। तो ये 8 नाम आप याद कर लेना, ये मछली नहीं है। एग्जामिनर आपको इन्हीं नामों से कंफ्यूज करता है, जेली फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, सेल फिश और रेजर फिश। तो ये मछली नहीं है। तो हमारा थियरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या एनिलिडा। तो अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है। तो चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है, तो पैरामीशियम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो पादप और जंतुओं के बीच में कड़ी के रूप में युगलीना को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो मलेरिया बुखार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोरल रीफ का निर्माण मूंगा के द्वारा होता है और मूंगा किस समूह में आता है, तो मूंगा सिलेंट्रेटा समूह में आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो जो चिपटे कृमि है इन्हें प्लेटीहेल्मिंथीज समूह में रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा को किस संघ के अंतर्गत, तो हाइड्रा को सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। तो जो केंचुआ है बताइए ये किस संघ के अंतर्गत आता है। तो केंचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है।